तो क्लास 10 का हम लोग अर्थव्यवस्था में देख रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था किताब का नाम है, समझ गया कि इसमें सबसे जो पहला चैप्टर है उसका नाम है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है अर्थ की व्यवस्था। अर्थ से तात्पर्य यहाँ पर है रुपया पैसा से। किससे? हमारे अर्थशास्त्र में अथर्ववेद का नाम तुम लोगों ने सुना होगा। वेद 4 थे, अभी भी हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह जो अर्थशास्त्र आया है हम लोगों का, यह अथर्ववेद से आया है। अथर्ववेद में भी अर्थशास्त्र है, समझ गया ना। तो रुपया पैसा की जो व्यवस्था हम लोग करते हैं, धन की जो व्यवस्था है, उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर हम अर्थव्यवस्था की परिभाषा को देखें तो हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था वह है जिसमें हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं उनसे जो हमको आय प्राप्त होता है, तो उसी आय को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ में आ गया? तो अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है कि हम जितना भी कार्य करते हैं उसके कार्य के बदले में जो हमको धन प्राप्त होता है वही है अर्थव्यवस्था। आर्थर लोविस नाम के एक अर्थशास्त्री हुए। अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो अर्थशास्त्री, इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहासकार, भूगोल पढ़ेंगे तो भूगोलवेत्ता, व्याकरण पढ़ेंगे तो व्याकरणचार्य। ठीक है, तो हम लोग अभी अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्री आर्थर लोविस का कहना है कि अर्थव्यवस्था किसी भी देश के या किसी भी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसका आधार मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है। क्या करना है? मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि, यानी मानव की जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करने का जो माध्यम है वही है अर्थव्यवस्था। और वह इसके लिए अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। जैसे हम लोगों के पास सबसे अधिक संसाधन में कृषि वगैरह सब आता है, तो इसके बाद संसाधन में मिट्टी है, जल है, वायु है, यह प्राकृतिक संसाधन हो गया। और इसके बाद प्राकृतिक संसाधन में कोयला को भी ले सकते हैं, पेट्रोलियम भी प्राकृतिक संसाधन है ना। तो इन सभी के माध्यम से हम अपनी आजीविका चलाते हैं और उससे हमको धन प्राप्त होता है। इसी को हम कहेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था अगला है अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। अर्थव्यवस्था समझ में आ गया? अब है अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। ढांचा को अंग्रेजी में स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो पहले उसका फाउंडेशन तैयार करते हैं। फाउंडेशन यानी स्ट्रक्चर, ठीक है। मूर्ति बनाने वाला पहले उसके लिए बत्ती और लार से उसका फाउंडेशन तैयार करता है, फिर उसमें मट्टी चिपका करके उसको फ्रेश करता है, फिर पेंट करता है। हम लोग भी घर बनाते हैं तो पहले उसके लिए पिलर बनाने के लिए उसके लिए छड़ वगैरह सबको मतलब बांध उंध के सबको तैयार करते हैं, खड़ा करते हैं, फिर ना पिलर ढालते हैं। तो इसको हम स्ट्रक्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्ट्रक्चर। उसी प्रकार से किसी भी देश को बनाने के लिए, किसी भी देश को विकास करने के लिए अर्थव्यवस्था का मजबूत होना आवश्यक है। और इसके लिए अर्थव्यवस्था मजबूत होने के बावजूद भी अर्थव्यवस्था की जो संरचना है, आर्थिक संरचना या आर्थिक ढांचा, इसका मजबूत होना आवश्यक है। अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक संरचना या ढांचा मजबूत है तो निश्चित ही वह देश बहुत जल्दी डेवलप्ड कर जाएगा, विकसित राष्ट्र बन जाएगा। जैसे हमारा भारत भी आज बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। विकसित नहीं है हमारा देश, विकासशील है, मतलब विकास कर ही रहा है अभी तक। अमेरिका, रूस, जापान, ये सभी विकसित देश है। विकसित माना यह पूर्ण विकसित हो गया। अब जो होगा वह बढ़ोतरी है। हम लोग अभी तक विकास ही कर रहे हैं। अभी तक बढ़िया से सड़क, कहीं बहुत ऐसा जगह जहाँ बहुत ठीक से सड़क भी नहीं पहुँच सका है। अभी भी बहुत ऐसे जगह जहाँ बिजली के अभाव है, अभी भी जल का अभाव है। ये सभी जो, तो अर्थव्यवस्था की संरचना और ढांचा को 3 भागों में बांट करके देखा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। पहला क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक, और तीसरा हो गया तृतीयक क्षेत्र। इसी को सेवा क्षेत्र भी कहा गया। क्या कहा गया?
द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कह सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहेंगे? आगे इसके बारे में हम समझा रहे हैं सबको। औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक, ठीक है। और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहेंगे? कृषि। क्यों कहा जाता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र को अंग्रेजी में कहा गया प्राइमरी सेक्टर। क्या कहा गया? प्राइमरी सेक्टर। इसको कहा गया सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर। इसको कहा गया टर्टियरी सेक्टर। क्या कहा गया इसको? टर्टियरी। ठीक है। या सर्विस सेक्टर। क्या कहा गया? सर्विस सेक्टर। कहाँ में? अच्छा, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्राइमरी सेक्टर। द्वितीयक को क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेक्टर। प्राथमिक हो गया प्राइमरी, द्वितीयक हो गया सेकेंडरी, तृतीयक हो गया टर्टियरी, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र को कहेंगे कृषि क्षेत्र। तो अंग्रेजी में कृषि का अंग्रेजी क्या होता है? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर कहेंगे। औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल सेक्टर कहेंगे, क्योंकि उद्योग का अंग्रेजी होता है इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल सेक्टर। और सेवा क्षेत्र को सर्विस सेक्टर कहेंगे। कोई दिक्कत इसको समझने में? कृषि क्षेत्र जो है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र क्यों कहते हैं और कृषि क्षेत्र को ही प्राइमरी क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में क्यों रखा गया है? सबसे पहले यह बात समझो कि हम जितना भी चीज़ खाते हैं, पीते हैं, जो भी काम है, सब कृषि से ही होता है। कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा के लिए सामान जो है, तंतु, धागा जो बनता है, वह कहाँ से आता है? कृषि से आता है। समझ में आ रहा है? हालांकि अब जो है कृत्रिम क्षेत्र में कृत्रिम रूप से भी कपड़ा तैयार किया जाता है, जैसे नायलॉन, टेरलिंग, ये सभी, पॉलिस्टर, ये सभी जो है कृत्रिम तरीका से तैयार किया जाता है। फिर भी कपड़ा के लिए हम कृषि पर आज भी आधारित हैं। कृषि से तो कुछ न कुछ क्षेत्र चाहिए, कुछ न कुछ वस्तु चाहिए, तब हम कपड़ा का निर्माण कर सकते हैं। चीनी खाते हैं या शक्कर खाते हैं, गुड़ खाते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? गन्ना चाहिए। गन्ना कहाँ उगेगा? कृषि से। यानी घूर फिर के कहाँ आ रहे हैं? वापस जब तुम उसके जड़ को पकड़ोगे तो कहाँ जाके मिलता है? कृषि क्षेत्र में। तो इसलिए सबसे पहले क्या हुआ? कृषि। सबसे पहले हम लोग बिस्कुट खाते हैं। बिस्कुट बनता है गेहूं से, मकई से, जौ से और भी बहुत सी सारी चीज़ों से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? खेतिए में उपजाते हैं उसको, क्या और कहीं से मिलता है? तो सबसे पहले खेती, सबसे पहले क्या होगा? इसलिए कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। प्राथमिक क्षेत्र के परिभाषा में कहा गया है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? कृषि क्षेत्र आता है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर औद्योगिक क्षेत्र आता है। अब समझो, कृषि क्षेत्र तो ठीक है, अगर उद्योग नहीं हो अगर उद्योग नहीं हो तो क्या बिस्कुट कहाँ से खाएंगे? घर में बनाएंगे। उद्योग नहीं हो तो साबुन कहाँ से आएगा? कपड़ा कहाँ से आएगा? पहले तो घर में हम कपड़ा तैयार करते थे। आज़ादी से पहले हमारे यहाँ जोलाहा, जिसको बुनकर कहते हैं, बुनकर, जोलाहा जाति का लोग जो होता था, वह खास करके कपड़ा बुनता था और उसी कपड़ा से हमारे देश में कपड़े की आपूर्ति होती थी। समझ गया? तो लेकिन अब तो हम लोग मतलब मिल के द्वारा ही तैयार कपड़ा पहन रहे हैं। जल्दी में बहुत ज़्यादा कपड़ा तैयार किया जाता है। अभी जितनी जनसंख्या है हमारे देश की, लगभग 140 करोड़ पहुंच गया होगा। 120 है आंकड़ा, 130 बोला जाता था, कुछ दिन के बाद 135 बोला गया, अब 140 है कि नहीं? 2011 ये का आंकड़ा है, अभी 140 करोड़ बोले तो कोई गलत नहीं है।
तो द्वितीयक क्षेत्र जो है कृषि के बाद जो भी सामान उत्पादित होता है उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए, उसके रूप को बदलने के लिए, हमारे खाने योग्य बनाने के लिए उसको भेजा जाता है उद्योग में। जैसे हम लोग धान उगाते हैं तो घर का चावल खाते हैं, तो बहुत लोगों को घर का चावल पसंद नहीं होता है, तो धान को भेज देते हैं फैक्ट्री में। वहाँ क्या होता है, उसको बढ़िया तरीक़ा से तैयार किया जाता है, फ्रेश सब अलग अलग तरह के चावल जो है तैयार किए जाते हैं और उसको पैकेट में पैक करके हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो चावल के लिए हम लोग घर का चावल खाना पसंद, बहुत आदमी को नहीं पसंद पड़ता है, लेकिन देहात जाओगे नुनू तो जितना घर के चावल को किसान के द्वारा उपजाया गया, तैयार किया गया चावल जितना मीठा होता है, उसके बनिस्पत जो फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का जो चावल है उसके बनिस्पत उसमें स्वाद ज़्यादा होता है। इसलिए आज भी लोग खाने के लिए स्पेशल चावल उगाते हैं अपने लिए, समझ गया। तो किसान के जैसा धनी कोई नहीं है। तुम बाज़ार जाओगे तब दाल खरीद के लाओगे, वो अपना खाने के लिए जो मन होगा सो खेत में उपजाएगा, कोठी में भर के रखेगा, ड्राम में भंडारण करके रखेगा, उसका जब मन होगा तब खाएगा, समझ गया। हम लोग सोचेंगे और उसके घर में ही सब चीज़ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृषि का सामान कहाँ चला गया, उद्योग में। इसलिए उद्योग को कितना नंबर पर रखा गया है, सेकेंडरी नंबर, मतलब द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है, क्योंकि कृषि के बाद सामान कहाँ तैयार होगा, उद्योग में। अब चलते हैं तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं। अब जो यह कृषि और उद्योग, इन दोनों को चलाने के लिए मजदूर चाहिए कि नहीं चाहिए। खेती करेंगे तो हल जोतने के लिए चाहिए, अनाज लगाने के लिए चाहिए, फिर काटने वाला चाहिए, तैयार करने वाला चाहिए। तो वह आदमी आएगा कहाँ से, किसी न किसी को तो हम लाएंगे मजदूरी करने के लिए। तो वह जो मजदूर हमारे खेत में काम कर रहा है, क्या उसका खेत है, फिर क्यों काम कर रहा है। वह इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उसको 2 रुपया मजदूरी, इसका जो वाजिब मजदूरी है वो मजदूरी उसको मिलेगा। यह भी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। तो हमको न सेवा देने के लिए वह आया है, उसका खेत नहीं था, लेकिन हमको सेवा देने के लिए आया है कि हम मरे नहीं, अकेला कितना करेंगे, करते करते मर जाएं। इसलिए हमको सहायता प्रदान करने के लिए, किसान को सहायता प्रदान करने के लिए मजदूर उसके खेतों में जाकर काम करता है। तो इसलिए वह हमको सेवा दे रहा है। क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है। तो इन दोनों क्षेत्र को चलाने के लिए सेवा क्षेत्र जरूरी है ना। अगर मजदूर खत्म हो जाएगा तो इंडस्ट्री भी बंद और खेती भी अवरुद्ध हो जाएगा। क्या, अगर नहीं तुम लोग इस बात से सहमत होगे तो एक उदाहरण सुन लो। पंजाब हरियाणा में जो खेती होता है तो बिहार का मजदूर जाता है कि नहीं, समझ बताओ। मंडी में काम करने, कोई कहता है मंडी में काम करने जा रहे हैं, कोई कह रहा है वहाँ अभी कटनी चल रहा होगा, वहाँ कटनी का काम करने जाएंगे। तो मतलब बिहार का लोग पंजाब और हरियाणा जा रहा है सेवा देने के लिए। क्या, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इन दोनों क्षेत्र को चलाने के लिए तीसरा क्षेत्र जरूरी है कि नहीं। इसके बिना दोनों बढ़िया से काम नहीं करेगा, काम तो करेगा लेकिन बढ़िया से काम नहीं कर पाएगा ये। इसलिए सेवा क्षेत्र जो है यह हम लोगों के लिए एकदम बिल्कुल ज़रूरी है। सेवा क्षेत्र के बगैर ना हम उद्योग ठीक से चला सकते हैं और ना कृषि ठीक से कर सकते हैं। इसलिए सेवा को तीसरे नंबर पर रखा गया है। सेवा किस पर रखा गया है, तीसरे नंबर पे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं, आराम से लिख सकते हो। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहा जा सकता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। कृषि क्षेत्र में क्या आएगा, मत्स्य पालन, पशुपालन, है ना, अन्न उत्पादन, इन सभी को हम किस में रखेंगे, कृषि में। कृषि का मतलब सिर्फ अनाज उपजाना नहीं होता है, ध्यान से समझ लो। कृषि के क्षेत्र में मुर्गा पालन भी आता है, कृषि के क्षेत्र में मछली पालन भी आता है। आपको सर कोई ऐसा कौन खेती हो गया। खेती का मतलब तो हम यही समझते थे कि मिट्टी में बीज देंगे और वो पौधा बनेगा फिर उससे फसल मिलेगा। तो
तुम लोग से एक बात जानना चाहते हैं, तुम ही लोग बताओ, मछली पालन जो होता है उसके लिए क्या किया जाता है? छोटका छोटका मछली को खड्डा में गिराया जाता है, पोखर में, तालाब में गिराया जाता है। फिर वह मछली को, उसमें भी पालन पोषण होता है, उसको भोजन दिया जाता है खाने के लिए। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना के बाद वह बड़ा बड़ा हो जाता है। तब हुआ कि नहीं? एक तरह से कहो कि वह जो छोटा बच्चा मछली था जिसको जीरा बोलते हैं, तो हो गया बीज, हो गया ना। और उस बीज को बढ़ने के लिए तालाब में दे दिया, पोखर में दे दिया, तो वृद्धि किया। तो उस समय था 50 ग्राम का, मान लो अभी उसका वजन है 2 किलो, 1 किलो, 1.5 किलो, तो वृद्धि हुआ ना। एक मकई का दाना लगाया था तो एगो पूरा का पूरा मक्का का भुट्टा जो है, एक पूरा भुट्टा तुमको प्राप्त हुआ। उस भुट्टा में एक दाना के बदले 100 दाना प्राप्त हुआ। यही तो कृषि का नियम है। मुर्गी पालन में देखो, छोटा छोटा चूजा को पालता है और फिर बड़ा होकर 1.5 किलो, 2 किलो का मुर्गा बनता है। तो यानी मुर्गी पालन, पशुपालन, भेड़ बकरी, पशुपालन में जितना पशु है सबको पालने का जो फैक्ट्री है, एक तरह से उसको कोई उद्योग है, वह सभी कृषि में ही आता है। इसलिए उसको फार्मिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री में मुर्गी फार्म, फार्म में खेत, अंग्रेजी में तुम लोग पढ़ा होगा, फार्म में खेत, पोल्ट्री फार्म में मुर्गी का खेत, यानी वहाँ मुर्गी का उत्पादन हो रहा है। उत्पादन मतलब पालन पोषण हो रहा है। उत्पादन माने ये नहीं कि मुर्गी के बच्चा को मिट्टी के तर में डाल दिए, अब फिर वो जो है बड़ा हो गया 2.5 किलो का मुर्गी निकल गया, ऐसा नहीं। मतलब वहाँ छोटे बच्चे को पाल पोस करके बड़ा बनाया जा रहा है। मछली में भी वही बात है, भेड़ में भी वही बात है। भेड़ का पालन 2 पर्पस से किया जाता है। पहला तो उससे ऊन की प्राप्ति होती है, दूसरा उसका मांस भी लोग खाता है भेड़ का। अगर भेड़ का ऊन नहीं काटेगा ना तो 2 साल, 3 साल या 5 साल के बाद भेड़ के शरीर में इतना रुआं हो जाएगा कि खुद उठ बैठ नहीं पाएगा। समझ गया? पूरा शरीर उसका रुआं से इतना भारी, एक बार अगर पानी में डूब गया तो फिर उठ नहीं सकेगा। इसलिए भेड़ के शरीर से रुआं को काट के निकाल दिया जाता है, फिर वह बढ़ता है। जैसे हम लोग का बाल है, बाल को काटने से दर्द होता है। कुछ लोग कहता है भेड़ के रुआं को काहे काटते? नहीं काटे, उसके हित में है। अगर नहीं काटेंगे भेड़ का रुआं तो खुद मर जाएगा, उसके दाब से उठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, चारा नहीं मिलेगा, भूखे मर जाएगा वो। इसलिए भेड़ का भी पालन होता है। भेड़ के पालन करने वाले को गरेड़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गरेड़िया। शेफर्ड, अंग्रेजी में शेफर्ड। तो ये तीनों चीज़ समझ गया। कृषि क्षेत्र में क्या आता है समझ गया तुम लोग? कृषि में मत्स्य पालन, पशुपालन, खेती, बीज उत्पादन वगैरह, गन्ना, जितना भी चावल, गेहूँ, मक्का जो भी है सब आ गया कृषि में। उद्योग में जानवे करते हो, चीनी उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, कागज़ उद्योग है, जितना भी उद्योग तुम लोग देख रहे हो, चावल उद्योग है, राइस मिल जिसको कहते हो, चावल का फैक्ट्री जब तक नहीं है तो पैकेट में कैसे कैसे आता है? पुलाव, मिनीकेट, और कौन कौन है? धरती धान, बहुत सारे चावल की कंपनियां हैं, सब अपना अपना नाम दे के बेचता है। तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है और सबसे बड़ा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र है। समझ गया? सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है? तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, टर्टियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सब इसी का नाम है और ये सबसे बड़ा है। अब क्वेश्चन इसमें आता कौन सब है? इसमें तुमको व्यापार, वकील, शिक्षक, जितना भी है, जिसको खेती नहीं करना है, जिसको नहीं फैक्ट्री लगाना